फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यमुना किनारे स्थित श्री श्री मनकामेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दी। ऐसे में जहां बाहर फूल मालाओं की दुकान सजी दिखी तो साथ ही भव्य नज़ारा देखने को मंदिर के बाहर मिला। सावन में जहां हर कोई शिव भक्त शिव की आराधना पूजा अर्चना करता है और माना जाता है, ऐसे में ये महीना शिव भगवान को काफ़ी प्रिय है और ऐसे में वे अपने भक्तों की बातें ज़रूर सुनते हैं और उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। इसीलिए इस मंदिर का नाम मनकामेश्वर है। वेद पुराणों में भी इसका वर्णन है। कहा जाता है भगवान राम जब संगम आए थे तो उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव का जल अभिषेक किया था। तब से यहाँ पर मंदिर ये है और प्राचीन मंदिर है। हज़ारों साल से ये मंदिर यहाँ पर है और लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करके जल अभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं। तो ऐसे आज सावन के पहले दिन शिव भक्तों की यहाँ भीड़ दिखाई दी। ऐसे में यहाँ पहुँचे शिव भक्तों का क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। तो ये बहुत प्राचीन का मंदिर है। ये पहले 20 साल पहले हम लोग आते तो बहुत कम लोग आते थे। अब तो इतने लोग आने लगे हैं कि समझ ले जो मांगो भोलेनाथ पूरा करते हैं। मन से आप सच्चे मन से जो भी मांगिए पूरा होता है भगवान का। और हाँ, सावन का 8 सोमवार पड़ रहा ना, तो उसी में लोग अपना सब व्रत रहना ही है। अब भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे, बस हो गया। और मैं मीना जायसवाल बोल रही यही कीड़गंज से। इनका महत्व बहुत है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये आज से सावन चालू हो रहा है और ये सावन अब की 58 दिन का है और बहुत ही इसका महत्व है। अनिल कुमार अरोरा। आप जिस स्थान पे हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है। भगवान काम को भस्म करके यहाँ स्वयं विराजमान हो गए थे, इसलिए इनका पुराणों और शास्त्रों में जो वर्णन आता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में आता है। त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे, वो भी मनकामेश्वर आए थे और उन्होंने भी जलाभिषेक किया था। तभी से मनोकामेश्वर भगवान यहाँ विराजमान हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है, जलाभिषेक करता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ तक सावन आज से शुरू हो गया है, तो सावन में आप देख रहे हैं कि सुबह से ही मंगला आरती से ही लोगों का आना जाना, जलाभिषेक करना शुरू है यहाँ। और इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम महीना होने के कारण सावन 2 माह का हो गया है। इसमें 8 सोमवार, 4 प्रदोष और इसी में नाग पंचमी भी आती है। तो अति उत्तम फल देने वाला है पुरुषोत्तम महीना। तो सभी श्रद्धालु जो भी जलाभिषेक करेंगे, भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, निश्चित रूप से उनकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। ड्रेस कोड पहले ही मंदिर में लागू कर दिया गया है। जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं दिशा निर्देश के। हमने देखा है कुछ उसका असर भी है, लोगों को जो है अच्छी धारणा है, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं कि उनको फल की सिद्धि कैसे होगी, तो उस हिसाब से दिशा निर्देश बताए गए हैं। तो उससे अंतर भी आया है और सावन में भी कोशिश की जाएगी लोगों को बताने की कि वो ड्रेस कोड में आएँ और पूजन करें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बताया गया है। अध्यात्म में जो हमारी सनातन परंपरा रही है उसमें ड्रेस कोड का बड़ा महत्व रहा है। उससे भी कहीं ना कहीं पूजा पद्धति पूर्ण होती है। तो जो ड्रेस कोड में नहीं आते हैं उसको अधूरी मानी जाती है। तो यही दिशा निर्देश बताए गए हैं। तो जो भी उसमें आएंगे, पूजन करेंगे, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। ऐसे में संगम तट पर स्नान करते दिखाई दिए श्रद्धालु, आस्था की डुबकी लगाते दिखे। सावन के प्रथम दिन श्रद्धालु जहां लोगों ने पूजा अर्चना भी की स्नान करने के साथ साथ, तो संगम तट के समीप दशाश्वमेध घाट से कांवड़ियों ने जल भर के बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर लोगों ने डुबकी लगाई, जल भरा और कांवड़िया यहाँ से रवाना हुए। ऐसे में लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। तो क्या कुछ कहना था कांवड़ियों का और श्रद्धालुओं का और तीर्थ पुरोहित का सावन को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। दशाश्वमेध पे नहाने के लिए अभी से जाएंगे हम लोग बनारस। हाँ, बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है भोले बाबा की कृपा से।
सागर शर्मा। आज सावन का पहला दिन है। गंगा माई का दर्शन करने और यहाँ से दर्शन करके पूजा पाठ करके मैं हनुमान जी का पूजा करूँगा। उसके बाद यहाँ से घर के लिए रवानगी होऊंगा। और पूजा पाठ और माला फूल गंगा माँ के चढ़ाया। सावन का पहला दिन था, इसीलिए मैंने बमरोली से और यहाँ प्रयागराज संगम आया। राम नरेश पाल, बमरोली। सावन का खास महत्व ये है कि इस सावन में अधिक मास लग रहा है। इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से जानते हैं। कि शिव जी को बहुत प्रिय है। तो जो सावन में अगर लग जाता है ये अधिक मास, तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। भगवान शंकर पूजा का कोई छोटी भी पूजा करे तो उसे विशेष लाभ मिलता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए व्यक्ति को सावन के महीने में अगर नहीं रोज़ कर सकता तो सोमवार को, हर सोमवार को या प्रदोष को पूजा करे, भगवान शिव की उनका आराधना करे, अभिषेक करे। ये सब करने से विशेष लाभ होता है। और प्रयागराज संगम इसका विशेष, क्योंकि यहाँ जो संगम का जो ये मिट्टी है, ये वहाँ गंगोत्री से लेकर के यहाँ तक जितने तीर्थ पड़ते हैं सबकी मिट्टी बह के यहाँ आती है। तो यहाँ इस मिट्टी का बना के पार्थिव पूजा करते हैं तो अनंत अनंत गुना फल प्राप्त मिलता है। क्योंकि आप मिट्टी तो आप सब जगह मिल जाएगी कि ये मिट्टी कहीं नहीं मिलेगी कि कितने तीर्थों की मिट्टी मिल के यहाँ बह के आती है प्रयाग में, उसका पूजा किया जाए का बहुत ही लाभ होता है। जो यहाँ जानकार हैं वो गंगा की मिट्टी लेकर के संगम की एक आप पार्थिव बना के पूजा करते हैं, विशेष लाभ। और वहाँ संगम पर तो विशेष लाभ है। आप याद देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर है। तो ये भीड़ का कारण भी सावन का महीना ही है। और आज कहा जाता है भगवान विष्णु जी की पूजा कब कार्तिक महीने मास होता है। भगवान की विष्णु का पूजा तो अब वो सो गए एकादशी के दिन। अब ये चार्ज मिल गया भगवान शंकर को। अब 4 महीने भगवान शंकर ही देखेंगे। तो हमारे इसमें जो पूरी जो विश्व का जो रक्षा है भगवान शंकर के मत है। जैसे भगवान विष्णु सो गए, अब आप जो आपके जो अच्छे काम है सारी बंद हो गया। अब जो विशेष पूजा शंकर की वो इस महीने में होगी। और ये 4 महीना भगवान शंकर का ही साम्राज्य रहेगा। देखिए तमाम सड़कों पर, खेतों में सांप बिच्छू को सब निकलते हैं। कि शिव जी की ही कृपा भगवान की भगवान शंकर सबसे बड़े हैं। हम सब भी मानते हैं कि पूजा करते हैं सावन महीने में। गोपाल जी त्यागी संगम। जब जिहाद का शिकार हुई महिला ने अब कैंट थाने में एक और एफआईआर दर्ज कराई है। गैंग रेप मामले और चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। कहा पहले भी एफआईआर दर्ज कराई थी तो बंधक बनाकर उससे बयान दिलवाया गया था कि उसका कोई इस एफआईआर से मतलब नहीं है। और उसके बाद उसे गोली मार दी गई थी, जिसकी एफआईआर कौशाम्बी में दर्ज है। और मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है पीड़ित ने, आइए दिखाते हैं आपको। मोहम्मद आलम ने मुझसे ठाकुर बन के कोर्ट मैरिज किया था। और क्या नाम है, मेरे कन्नलगंज थाने में जब मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है तो मेरी लड़ाई हुई। उनके भाइयों लोग मेरे साथ बहुत गंदा तरीके से पेश आए, बहुत गंदे तरीके काम किए मेरे साथ। और उनकी पूरी फैमिली मिली हुई थी। मैं कन्नलगंज थाने में कैसे वो बहाना करके उनके पहले मैं विश्वास जीती। मैं किसी भी तरीके से करके कन्नलगंज थाने में जाके मैं सारी अपनी बात बताई। एफआईआर हुआ। जब एफआईआर हो गया तो मोहम्मद आलम को पता चल गई कि एफआईआर हो गई है। तो जब मैं थाने में से निकली तो मुझे मोहम्मद आलम और उनके 3-4 रिश्तेदार थे जो कि मुझे किडनैप कर लिए थे। किडनैप करके मुझे ले जाके मीडिया बाइट दिलाए अपने पक्ष में और जज के पास बयान दिलाए लोग। और तो मैं डर के काफ़ी दे चुकी थी क्योंकि मेरे माँ और मेरे भाई को ये लोग मारने की धमकी दिए थे। और जब मैं इन लोगों के पक्ष में बयान देने के बाद से ये लोग मुझे कोखराज में ले जाके कौशाम्बी ज़िले में मुझे गोली मार दी है। जान से मारने के इरादे से मुझे गोली मार दी लोग, क्योंकि लोग मुस्लिम बनने के लिए मुझे बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन मैं मुस्लिम नहीं बन सकती। मैं इनसे मैं दूरी बनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। और उसके बाद से जब गोली मार दी लोग तो मैं आके मेहराबाद में ही रह रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ से निकलने भी नहीं दे रहे थे लोग। जब मैं वहाँ से सोच रही थी दूसरा रूम लेके रहूँ तो वहाँ मुझे धमकी देते थे लोग कि एफआईआर करा दूँगा, सब थाना कैंट वगैरह सब मेरा है। उसके बाद से मैं 14 जून को 2023 में बनी क्लोफस मोहम्मद आलम और असलम तीनों लोग मेरे घर पे आए रात में 8:30 बजे करीब और मेरे साथ बदतमीज़ी की। बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किए लोग। और मोहम्मद आलम इसमें ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा कल्चर है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैं बोले मैं नहीं कर सकती। फिर मुझे ब्लैकमेल वहाँ पे किया गया, मेरे साथ बहुत ही गंदे तरीके से पेश आए लोग। उसके बाद से मैं 100 नंबर पे 112 नंबर पे मैं कॉल की, पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद से मैं अपने गांव चली गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। उसके बाद से मैं आई 22 जून को मैं आई 2023 में घर पे
वहाँ पे मैं देखी कि मेरे घर से पूरी घर लूट हो गई है। मेरे मंदिर में पूरी गृहस्थी थी, वहाँ पे मेरी सोने की जेवर थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, सब मेरे घर के लूट हो गए। मैं थाना कैंट गई, थाना कैंट में मैं बोली कि सर ऐसी बात है, एप्लीकेशन ले लीजिए, जो कि इंस्पेक्टर ने FIR नहीं लिख रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक मैं वहाँ धरने पे बैठी थी कि मेरा लिख दीजिए तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। उसके बाद से उन्होंने मुझे गाली दिया और मेरा फ़ोन छीन लिया। कैंट इंस्पेक्टर ने बोले कि तुम्हारे बाप का घर है, मैं नहीं लिखूँगा FIR, जाओ जो तुम्हारा मन करे तुम कर लो। इस तरीके से कह के मुझे वहाँ से भगा दी। मेरी फ़ोन अभी भी इसी वक्त भी अभी भी थाने में फ़ोन है और मेरा फ़ोन छीन के रखे हुए हैं। फिर मैं चारों तरफ रजिस्ट्री की कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुई है, तब जाके FIR 1 जुलाई को हुई है 2023 में। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने जहां निरीक्षण किया है घाटों का, तो साथ ही उन्होंने किस तरह से व्यवस्था की गई है उसके बारे में बताया और साथ ही NDRF, SDRF और जल पुलिस की भी तैनाती की बात कही है और पूरे रास्ते में पुलिस की तैनाती की बात कही है, 24 घंटे हेल्पलाइन की बात कही है। तो साथ ही जहां वन वे रहेगा कांवड़ यात्रियों के लिए, एक साइड सिर्फ कांवड़ यात्री जाएंगे और क्या कुछ कहा इस मामले पर उपायुक्त गंगानगर ने, आइए दिखाते हैं। और हमारे कांवड़ यात्रियों का प्रयाग नगरी में आगमन होगा विभिन्न जनपदों से और यहाँ पे हमारे संगम स्थित दशाश्वमेध घाट और रामघाट से गंगा का जल लेके कांवड़ यात्री भिन्न भिन्न जनपदों में जाएंगे, जिसमें सबसे मुख्य रूट जो हमारा रहता है वो हंडिया थाना क्षेत्र से होके बाबा काशी विश्वनाथ वाराणसी तक होके जाता है। इस पूरे कांवड़ यात्रा को सुगम और सुलभ बनाने के लिए पुलिस के पूरा प्रबंध रहता है। यहाँ से प्रयागराज से लेके वाराणसी जनपद तक जो हाईवे है हंडिया से होता हुआ, वहाँ पे जो बाएं हाथ का लेन है 4 लेन हाईवे पे, वो कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित किया जाता है, जिसपे सिर्फ कांवड़ यात्री ही अलाउड होते हैं। दाहिने हाथ का जो हमारा लेन बचता है उस 4 लेन हाईवे का, उसको हम अन्य आवाजाही के लिए, आगमन के लिए, ट्रैफिक के लिए आरक्षित रखते हैं। हमारा अंदावा चौराहा हो गया, सेंसो हो गया और हमारा बगाहा क्रॉसिंग हो गया और साथ ही में भीटी बॉर्डर जो भदोही जनपद से लगता है, सब जगह पे अलग स्पेशल हमारे पुलिस के प्रबंध रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था रहती है। इसी के साथ साथ हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन 24 घंटे 2 महीना लगातार चालू रहेंगी और हमारे पूरे इस जोन को, हमने पूरे गंगानगर जोन को कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए 6 जोन्स और 18 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है आपकी सेवा में और कांवड़ यात्रियों की सेवा में रहेंगे। साथ ही साथ में NDRF, SDRF, PAC, जल पुलिस, हमारी जनपद की जल पुलिस और फ्लोटिंग बैरियर्स, सभी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं जितने भी हमारे प्रमुख घाट हैं वहाँ पे की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के ये रीडर रोड का नज़ारा है, जहाँ रीडर रोड पर अवैध अतिक्रमण इस कदर है कि लोगों को यहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात है, कुंभ के दौरान इसी सड़क से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज जंक्शन की ओर आते जाते हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी का अब सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क पर यहाँ पर दवा मार्केट है और यहाँ पर पार्किंग के बिना ही सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण स्थानीय लोग परेशान होते हैं और जाम के झाम से यहाँ लोग परेशान रोज़ होते हैं। और शहर के मुख्य मार्गों में से एक है रीडर रोड, जहाँ से लाखों लोग रोज़ गुजरते हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के हम लीडर रोड पर खड़े हैं। ये वो मुख्य मार्ग है जो प्रयागराज जंक्शन से संगम को जोड़ता है। कुंभ के दौरान और माघ मेले के दौरान हज़ारों श्रद्धालु इसी सड़क से माघ मेले के लिए जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर दवा मार्केट है और दवा मार्केट में जिस तरह से अतिक्रमण है, जिससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बने हैं उनके पास अपनी पार्किंग नहीं है और PDA ने आज तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। और सबसे बड़ा ये भी सवाल खड़ा होता है कि बिना पार्किंग के कैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास हुआ और कैसे यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। गुजरने वालों को यहाँ वाहन भी चींटी की तरह रेंगते हैं। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि ये दवा मार्केट है और सड़क पर दवा के दुकानदारों ने भी इंक्रोचमेंट कर रखा है और अतिक्रमण है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जिस तरह से दवा व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण है, उससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। जब भी यहाँ कार्रवाई की बात होती है तो चर्चा होती है यहाँ पर स्ट्राइक की, जिसके बाद पुलिस भी अपने कदम वापस ले लेती है। अब देखना होगा जिम्मेदार इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं या फिर रीडर रोड से इसी तरह से गुजरने वाले लोग जाम के झाम से परेशान होते हैं। ये सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इस बार सावन का महीना 58 दिन का है, ऐसा क्यों है और इस बार क्या विशेष है, हम आपको बताएंगे। आपको बता दें
इस बार सावन के महीने में अधिक मास पड़ रहा है। अब आप कहेंगे अधिक मास क्या है? अधिक मास विष्णु जी का महीना होता है। ऐसे में हरि जी और विष्णु जी की कृपा होती है। तो क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सचदेव का कि सावन के महीने में अधिक मास पड़ने से क्या महत्व है और क्या खास है और किस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए? आइए दिखाते हैं आपको। इस वर्ष सावन 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। इस बार 58 डेज़ का सावन पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इस बार 58 डेज़ का कैसे पड़ रहा है? इस बार 1 महीने का अधिक मास लग रहा है। जो पहला सावन का सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ रहा है। अब ये अधिक मास क्या होता है? आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा। अधिक मास होता है यानी कि 1 महीना अधिक, एक्स्ट्रा। वैसे साल में जो है 12 महीने होते हैं, परंतु जो हमारी हिंदू गणना होती है, जो संवत होता है, वो इस वर्ष 2080 का चल रहा है। हिंदू गणना जो होती है वो सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार की जाती है। जो सूर्य का माना जाता है वो सूर्य 365 डेज़ का माना जाता है, परंतु जो चंद्र की गणना होती है यानी चंद्र की जो गति होती है वो 354 डेज़ की मानी जाती है। तो 11 दिन का डिफरेंस आता है सूर्य और चंद्रमा की गति में। तो ये जो 11 दिनों के डिफरेंस जो होता है वो 3 साल में जो होता है 33 डेज़ का आ जाता है, यानी 1 महीने का होता है। अब यही जो 33 डेज़ होते हैं इसे जो है अधिक मास कहा जाता है। ये 13 महीना जुड़ जाता है, 3-3 साल में आता है। तो इस बार जो ये अधिक मास आ रहा है ये सावन में पड़ रहा है, जो कि 19 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग मिल रहा है। क्योंकि जो अधिक मास था इसे जब ऋषि मुनियों ने इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा मंथ डाला, तो कोई भी देवी देवताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया कि नहीं, हम इस महीने के स्वामी नहीं बनेंगे। तो इस महीने फिर सारे ऋषि मुनि विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से आग्रह किया, तो उन्होंने इस महीने को एक्सेप्ट किया। तो यह महीना इसीलिए इसे पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इसे विष्णु जी ने स्वीकार किया है। तो अब आप सोचिए कि ये जो अधिक मास है ये सावन में पड़ रहा है, तो यानी कि हमें शिव जी का तो आशीर्वाद प्राप्त हो ही रहा है, साथ में हमारे हरि जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कितना शुभ संयोग बन रहा है। तो आप 2 महीने शिव जी और विष्णु जी दोनों की ही सेवा करेंगे, दोनों का आशीर्वाद लेंगे, और जो आशीर्वाद प्राप्त होगा हमें दोनों की भक्ति करने का एक साथ मौका मिल रहा है। जहाँ पे शिव और हरि एक साथ आ जाएं, उससे शुभ संयोग क्या बनेगा? तो ये संयोग 19 साल के बाद पड़ा। लास्ट जो है 2004 में ऐसा संयोग बना था। इस महीने क्या चीज़ें नहीं की जाती? जो अधिक मास होता है विष्णु जी का महीना है, लेकिन इस महीने में जो है विवाह मुंडन नहीं किया जाता, विवाह संस्कार नहीं किए जाते, मुंडन नहीं किया जाता, गृह प्रवेश नहीं किया जाते, मतलब इस तरीके के संस्कार नहीं किए जाते, क्योंकि संक्रांति नहीं, सूर्य संक्रांति नहीं होती। जो 1 महीने का वो होता है संक्रांति से सूर्य चेंज होता है, तो इस महीने सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए इस महीने ये सब चीज़ें जो होती हैं निषेध मानी जाती हैं। तो इस महीने हम ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु पूजा पाठ, पूजा अर्चना, दान पुण्य जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही विष्णु जी और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब इस महीने सावन में आपने क्या क्या करना है? सुबह आपने जल्दी उठना है, पूजा अर्चना करनी है, शिवलिंग को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। हो सके तो रोज़ शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर जलाभिषेक कीजिए। दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, शहद से के कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जलाभिषेक पर डे अवश्य करिएगा, नहीं तो सोमवार के दिन तो ज़रूर करिएगा। इस महीने झूठ नहीं बोला जाता। जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे उतना ही ज़्यादा ऊपर वाले की आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सब पे आएगी। संगम नगरी प्रयागराज लगातार सब्जियों के बढ़ते दाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में थाली का स्वाद जहां बिगड़ा तो किचन का बजट भी गड़बड़ा गया है। लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते सब्जियों के दाम से कब लोगों को राहत मिलेगी ये तो उस वक्त ही बताएगा, मगर जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है महंगी सब्जियों के दाम से, ऐसे लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं किस तरह से परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। बहुत ज़्यादा महंगा, लहसुन भी इतनी महंगा है, आज तो है हिम्मत नहीं पड़ रहा है, गरीब आदमी कहाँ से खाएं। लहसुन जो है तो इतना हाई रेट, प्याज हाई रेट, मिर्चा
जो न है 100 रुपये किलो है। क्या कहिएगा, सब चीज़ें महंगा है। क्या नाम है आपका? बहुत ज़्यादा परेशानी। 1 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है, 100 रुपया किलो मिर्चा है, 250 रुपया किलो अदरक है। आदमी खाए कि भूखन मरे। मुन्ना लाल के सरवानी मुठ्ठीगंज। नगरी प्रयागराज में जहां एक बार सर्राफा व्यापारियों को फिर से राहत मिली है। सोने चांदी का दाम गिरने से ग्राहकों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जहां सोने का दाम 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी का दाम 70,000 रुपये किलो है। ऐसे में अब फिर से बाज़ार में ग्राहक दिखना शुरू हो गए हैं और सर्राफे व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान है। और क्या कहना है दुकानदारों का, आइए दिखाते हैं। सोने का भाव 60,000 रुपये पर 10 ग्राम है। चांदी का रेट है 70,000 रुपये किलो। दोनों चीज़ का भाव में कुछ कमियां आई हैं। बाज़ार में कस्टमर हैं, रवन्नक भी है बाज़ार में। और यह चढ़ी भी जो है 1 जुलाई से लागू हो गया है सरकार की तरफ से, उसका भी व्यापारी लोग पूरी तरीके से सम्मान कर रहे हैं और उसी अनुसार काम भी कर रहे हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष प्रयागराज। कराटे में जहां सात्विक सांगलू और श्लोक सांगलू ने गोल्ड और सिल्वर हासिल करके जहां प्रयागराज का नाम रोशन किया है और मान बढ़ाया है, ऐसे में सात्विक सांगलू का कहना है कि अगली बार वे कोशिश करेंगे कि सिल्वर के साथ जो गोल्ड मिला है अगली बार दोनों गोल्ड मिले। वहीं इस पर श्लोक का कहना है कि वे भी चाहते हैं कि नेशनल में जहां वे अपने शहर का नाम करें रोशन, तो जहां विश्व में वे भारत की तरफ से खेलें और जिससे कि पूरे देश का नाम रोशन हो। ऐसे में किस तरह से गोल्ड हासिल करने के बाद क्या कुछ कहना था खिलाड़ियों का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। ये कंपटीशन काफ़ी टफ था। ये नेशनल लेवल का कंपटीशन था जो दिल्ली में हुआ था। हमें बहुत कम समय मिला था इसके लिए, लेकिन मैंने और मेरे टीममेट ने बहुत मेहनत की थी इसकी। मेरी कैटेगरी में और हर किसी कैटेगरी में 70 से ज़्यादा बच्चे थे, जिसके लिए हम सब लोग लड़ते हुए मेडल लिए। कोई गोल्ड लिया, कोई सिल्वर लिया, कोई ब्रॉन्ज लिया। कोई भी बच्चा नहीं है जो बिना मेडल के निकला है। गोल्ड मेडल पाया, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने कम समय में मेहनत करके गोल्ड मेडल लाना आसान बात नहीं है, वो भी नेशनल लेवल पे। आगे की किस तरह की तैयारी रहेगी? आगे इंटरनेशनल में भी गोल्ड लाना है। वहाँ पे इंडिया आएगा, सब सुनेंगे कि इंडिया ने गोल्ड लिया है। मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है और अपने शहर का नाम नेशनल में रोशन करना है। मेरा नाम श्लोक सांगलू। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 2 सिल्वर मेडल जीते। कोशिश तो पूरी मेरी गोल्ड की थी कि 2 गोल्ड जीतूँ, लेकिन टाइम कम मिला। कंपटीशन के बारे में थोड़ा लेट पता चला, इसलिए 2 सिल्वर ही आए इस बार। बट पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम 2 गोल्ड निकालूंगा। और मैं बिलो 18 अभी तक रहता था। ये पहली बार है जो मैं अबव 18 की कैटेगरी में गया हूँ, जिसमें एक से एक धुरंधर प्लेयर होते हैं। तो उसमें भी मैंने सिल्वर निकाला है इतने कम टाइम में, तो मुझे बहुत खुशी है। नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूँगा मेरे दोनों गोल्ड निकले। सिविल लाइंस क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। बता दें जहां एक गैरेज में चोरी का मामला सामने आया है। गैरेज से लैपटॉप व अलाइनमेंट के कई सामान गायब हुए हैं। जहां सिविल लाइंस क्षेत्र में कबाड़ी का काम करने वाले सामान बिनने वाले रात में ट्रॉली लेकर निकलते हैं और आंखों में धूल झोंक कर इसी तरह से चोरी घटना को अंजाम देते हैं। सुनसान एरिए में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। सिविल लाइंस क्षेत्र में जहां ये GHS स्कूल के पास समीप एक गैरेज में पहुंचा था और एक गैरेज के अंदर घुसा और सामान लेकर यहां से रफू चक्कर हो गया, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस तलाश में जुट गई है और जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले ये चोर कब सलाखों के पीछे होते हैं। फिलहाल अब सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।